बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, इस लेक्चर में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक इज़ स्टेशनरी वेव एंड सेकंड टॉपिक इज़ स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। नाउ स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं? आपको याद हो तो सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल में हमने जनरली ये पढ़ा था कि स्टेशनरी वेव्स वो वेव्स होती हैं जो तब जनरेट होंगी जब दो वेव्स की आपके पास सेम फ्रीक्वेंसी होगी बट ट्रैवल करेंगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो वही कंसेप्ट है, द स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम। ये हम दो वेव्स कंसिडर कर लेते हैं। दिस इज फर्स्ट वेव रिप्रेजेंटेड बाय दिस डायग्राम। ये वेव ट्रैवल कर रही है इन दिस डायरेक्शन, ये एरो इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। ये आपके पास है सेकंड वेव। सेकंड वेव ट्रैवल कर रही है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये एरो इसको शो कर रहा है। अब ये सेम मीडियम में है, सेम मीडियम में ट्रैवल करती हुई इन दोनों का जब आपस में इंटरेक्शन होता है तो इंटरेक्शन की जर्नल डायग्राम यहाँ हमारे पास नीचे दिखाई गई है। ये हमारे पास फर्स्ट वेव है, ये वाली फर्स्ट वेव आपको जो ट्रैवल कर रही थी, ये वाली वेव थी जो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी। और ये दूसरा जो आपके पास लाइट ब्लू कलर से शो की गई है, ये हमारी सेकंड वेव है जो ये हमारे पास मौजूद है। अब इन दो का आपस में इंटरेक्शन हुआ जब इन दो का आपस में इंटरेक्शन होता है तो इनके इंटरेक्शन के नतीजे में हमें कुछ इस तरह की एक वेव मिल रही है। यानी ये आपके पास वेव 1 वाज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन और वेव 2 ये वाली है जो इस तरफ ट्रैवल कर रही थी। इनका इंटरेक्शन के नतीजे में जो रिजल्टेंट वेव मिली, दिस वेव विल बी नोन एज स्टेशनरी वेव। ये अब हमारे पास स्टेशनरी वेव बन चुकी है। अब ये स्टेशनरी वेव तो बन चुकी है, इस स्टेशनरी वेव्स की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको अब हम समझने जा रहे हैं। इसमें ये डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है। पहले के ड्रॉ कैसे होती है हम उसकी तरफ पहले आते हैं। तो ये हमारे पास तीन बेसिकली डायग्राम्स हैं, चार डायग्राम्स हैं, ये ए बी सी एंड डी। पहले हम ए और बी को देखते हैं और ये देखते हैं ये डायग्राम बनी कैसे है। पहले फ़िलहाल सिर्फ हम ये देखेंगे ये डायग्राम हमने ड्रॉ कैसे करनी है। तो हमने यहाँ पर देखें इस डायग्राम ए में इंटरवल्स लिए हुए हैं। पहले टाइम 0, फिर टाइम क्वार्टर ऑफ द टाइम पीरियड, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, थर्ड क्वार्टर और जब साइकिल उसका कंप्लीट होगा। तो ये वेव हमारे पास इस तरफ ट्रैवल कर रही है, यानी इसको हम ये वेव की बात कर रहे हैं, ये वाली वेव जो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। नाउ डिफरेंट इंस्टेंट पे हम लेते हैं क्योंकि ये वेव इस तरफ ट्रैवल कर रही है। तो ये इंस्टेंट है जब टाइम हमारे पास क्या था? 0। दिस इज द इंस्टेंट व्हेन टाइम इज 0। तो अगर हम यहाँ पर टाइम 0 की बात करें तो हमें कैसी वेव नज़र आ रही है? वेव जाती है क्रस्ट से देन मीन देन ट्रफ एंड देन वेव साइकिल कंप्लीट हुआ। तो हमने क्या करना है, जैसी वेव यहाँ से हमें ऑनवर्ड नज़र आ रही है वैसी हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी। देखिए ये वेव वैसी है, मीन देन एक्सट्रीम देन मीन देन लोअर एक्सट्रीम एंड देन इस तरह ये वेव ट्रैवल कर रही है। ये हमने वेव एज इट इज़ ड्रॉ कर दी। ये टाइम था 0। टाइम 0 पे हमें जो वेव नज़र आ रही है उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया। अब नेक्स्ट क्या होगा बेटा? नेक्स्ट ये होगा इस वेव ने इधर जाना है। T/4 टाइम के बाद या इस पॉइंट के ऊपर वेव का ये वाला पॉइंट पहुंचा होगा। यानी अगर हम इमेजिनरी देखें तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर बेसिकली ट्रैवल करता हुआ पहुंच चुका होगा क्योंकि वेव इधर जा रही है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से देखेंगे, यानी बाकी को अगर हम इस रीजन को कवर कर लें, ये रीजन हम कवर हो गया, ये रीजन कवर हो गया, तो हमें यहाँ से नजर आएगा कि वेव एक्सट्रीम से किधर जा रही है? मीन देन लोअर एक्सट्रीम देन आपके पास इस तरफ जा रही है। तो जैसी हमें वेव नज़र आ रही है यानी एक्सट्रीम से शुरू हो रही है, तो यहाँ पे हमने T/4 इंटरवल में एक्सट्रीम से वेव ड्रॉ की एंड देन सेम एज इट इज़ ड्रॉ कर दी जैसे ये वेव यहाँ से हमें नज़र आ रही है ऑनवर्ड ट्रैवल करती हुई। समझ आ गई बात? यहाँ तक ये वेव आपने देख के एज इट इज़ ड्रॉ कर दी, ठीक होगी बात। नेक्स्ट टाइम इंस्टेंट है T/2। T/2 में अब ये वेव का पोर्शन इस तरफ ऑब्वियस से ट्रैवल कर रहा होगा, तो हम जब T/4 से T/2 पॉइंट पर पहुंचेंगे तो ये वाले पॉइंट पर हम पहुंच चुके होंगे, ऐसा ही होगा। तो ये वेव वाला पोर्शन अगर हम इसी को रेफरेंस मान लेना तो T/2 टाइम के बाद ये बेसिकली ये पॉइंट जो है, ये जो मेन पोजीशन ये वाली थी वो यहाँ पर पहुंची होगी। या इन सिंपल हम कहें कि ये हमारा सारा रीजन कवर हो गया, तो यहाँ से हमें वेव T/2 टाइम पर कैसी नज़र आ रही होगी? ये जाएगी मीन से लोअर एक्सट्रीम से देन मीन एंड देन अपर एक्सट्रीम। तो ये देखें तो हमने ऐसी ड्रॉ की हुई है, यहाँ से आपके पास एक्सट्रीम देन लोअर एक्सट्रीम एंड देन इस तरह ये वेव ट्रैवल कर रही है। ये वेव का स्क्रीनशॉट है।
नेक्स्ट 3t/4 में यहाँ पर हमने 3t/4 लिया हुआ है, तो जैसी वेव नज़र आ रही है ऑनवर्ड, मीन से शुरू, लोअर एक्सट्रीम से शुरू हुआ है, तो लोअर एक्सट्रीम से शुरू करके हमने इसको ड्रॉ कर दिया। एंड देन जब आपका एक साइकिल कंप्लीट होगा तो देन वह मीन पर होगी, एंड मीन से अगर एक्सट्रीम पर जाएगी, और इस तरह ये हमारे पास 5 डायग्राम जो हमारी बन चुकी होंगी। ये मैं सिर्फ इसको ड्रॉ करने का, याद रखने के लिए कैसे ड्रॉ करनी है बनाने का मेथड बता रहा हूँ। ये डायग्राम ए ड्रॉ हो गई। नाउ अब हम बात करते हैं बी की। नाउ बी वेव किस तरफ ट्रेवल कर रही है, इन दिस डायरेक्शन। तो व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये वेव हमारे पास इस पॉइंट से शुरू हो रही है। दिस इज द इंस्टेंट व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इस पॉइंट से ये वेव शुरू हो रही है, तो हम इस तरफ वाली वेव को देखेंगे। यानी पहले हम देख रहे थे ना कि जब इस तरफ जा रही थी तो हम उसके बैकवर्ड वाली वेव देख रहे थे, तो हम यहाँ से देखेंगे इसके बिहाइंड वेव क्या होगी, वो हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। यानी यहाँ से हमारे पास सिंपल एज इट इज़ वो पहले वाला साइकिल आ जाएगा। यानी जहाँ से ये वेव शुरू हुई थी वहाँ से आपके पास एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से लोअर एक्सट्रीम, एंड देन इस तरह की ये हमारे पास वेव आ गई। ये हो गया 0 इंस्टेंट। नेक्स्ट इंस्टेंट टाइम t/4। नेक्स्ट इंस्टेंट में मूव करते हुए अगर हम यहाँ इस पॉइंट पर पहुँच चुके हैं, तो नाउ दिस विल बी द टाइम वेयर t/4, ये अगर t/4 है तो यहाँ लोअर एक्सट्रीम से ये वेव शुरू हो रही है, एंड ऑनवर्ड हमें ये इस तरह की एक वेव नज़र आ रही है। आप इस साइड से भी देख सकते हैं, आप इस साइड से भी। आप सिंपली ये माइंड में रखिएगा कि पहली डायग्राम जो हमारे पास है वो सिमिलर कंडीशन में है। देन t/4 में ये शुरू हो रही है आपके पास मीन पोजीशन से, लोअर एक्सट्रीम पोजीशन से, सॉरी t/4 में ये कहाँ से शुरू है, लोअर एक्सट्रीम। तो जैसी हमें यहाँ से ऑनवर्ड वेव नज़र आ रही है उसी तरह की वेव हमने यहाँ से ऑनवर्ड ड्रॉ कर दी t/4 में। देन आफ्टर इंस्टेंट t/2 पर जब हम पहुँचेंगे तो देन हमारे पास ये वेव जो नज़र आएगी वो आपके पास मीन से देन लोअर एक्सट्रीम एंड देन ऑनवर्ड डायरेक्शन में ये वेव हमें ट्रैवल करती हुई नज़र आ रही है। हम यहाँ से देख रहे थे ना कि पहले ये वाला पोर्शन हमें मिला, ये पोर्शन हमें मिला टाइम 0 पे, ये जो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। t/4 पे ये लोअर एक्सट्रीम से ऑनवर्ड ड्रॉ करता हुआ हमें पोर्शन मिल गया, तो ये लोअर एक्सट्रीम से हमने ड्रॉ कर दी। t/2 में, t/2 पर जब पहुँचे तो ये यहाँ से आएगा मीन से लोअर एक्सट्रीम से मीन, तो ये हमने उसी तरह लोअर एक्सट्रीम, मीन एंड देन अपर एक्सट्रीम ड्रॉ कर दिया। 3t/4 में अपर पॉइंट, अपर से मीन, तो ये सारा पॉइंट यहाँ से आ गया। एंड t/2 में फाइनली उसका साइकिल कंप्लीट होगा, तो वही कंप्लीट वेव हम उसी तरह एज इट इज़ ड्रॉ कर देंगे। ये हमने वेव्स को ड्रॉ कर दिया। अब अगर आप इस डायग्राम पर गौर करें, फर्स्ट डायग्राम, थर्ड डायग्राम एंड फिफ्थ डायग्राम, तो याद रखने के लिए, आप ड्रॉ करने के लिए, याद रखने के लिए कह सकते हैं कि 1, 3 और 5 ये तीनों डायग्राम सिमिलर पॉइंट पर हैं। और अगर 2 और 4 की बात करें तो अगर ये अपर एक्सट्रीम से है तो ये लोअर एक्सट्रीम से शुरू हो रही है, और अगर ये लोअर एक्सट्रीम से है तो ये अपर एक्सट्रीम से। इनको ड्रॉ करने के लिए, याद रखने के लिए आप पिन पॉइंट्स को भी माइंड में रख सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने जैसे इनको अलग अलग उनमें इंटरवल्स में देखा हुआ है, हम क्या करते हैं, इनको पॉइंट्स मेंशन कर देते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट 1 जो मीन पोजीशन है 1, एक्सट्रीम पोजीशन 2, मीन 3, लोअर एक्सट्रीम 4, मीन 5, ये वाले पॉइंट को हमने 6 का नाम दिया, एंड देन मीन 7। इसी तरह इसके ऊपर भी वो सारे पॉइंट्स, ये 1, ये आपके पास एक्सट्रीम 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये आपके पास एक्सट्रीम 6 और ये 7 पॉइंट आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन तमाम के ऊपर आपने इसी तरह पॉइंट्स मेंशन कर दें। मैं इन 2 के पॉइंट्स को समझाऊंगा, बाकी आप आपने खुद करने हैं। तो अगर आप 1 और 1 के इंटरेक्शन को देखें तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0, यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट 0, तो रिजल्टेंट वेव पर भी हमें जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रही होंगी, सुपरपोजिशन हो रहा होगा, तो रिजल्टेंट वेव पर भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 3 पॉइंट को देखें, 3 भी मीन पोजीशन पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। 5 को देखें, इसका 5 भी मीन पोजीशन पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 0। 7 पॉइंट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 0। तो 1, 3, 5, 7 आर दी पॉइंट्स जहां पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 0 है। 2 पॉइंट इसका देखें, 2 पॉइंट इसका देखें, तो यहाँ पर क्रस्ट मीट्स किसके साथ कर रहा है, क्रस्ट के साथ मीट कर रहा है, तो एम्पलीट्यूड बढ़ गया। ये 2 पॉइंट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। यहाँ पर अगर आप देखें इस पॉइंट को 4 के साथ, तो ट्रफ मीट कर रहा है ट्रफ के साथ, तो एम्पलीट्यूड आपका बढ़ गया। लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑब्वियस है जिस डायरेक्शन में इन दोनों का एम्पलीट्यूड होगा। यहाँ पर क्रस्ट मीट कर रहा है क्रस्ट के साथ 6 पॉइंट पे, तो एम्पलीट्यूड फिर से बढ़ गया। तो these are the point which are showing 0 displacement, these are the points on a wave which are showing maximum displacement। क्लियर की बात।
नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, ये हमारे पास इसी तरह नेक्स्ट वेव है, इसकी एक्सट्रीम को हमने नाम दिया 1 पॉइंट का, जहाँ पर ये इसी तरह हमने डॉटेड लाइन से दोनों को कंपेयर कर दिया, ये 1 तो ये इसका लोअर एक्सट्रीम भी 1, इसका मीन 2 पॉइंट, इसका मीन ये भी 2 पॉइंट, इसका मैंने ये तरतीब के साथ आपने आपके पास क्वार्टर ऑफ द वेव को पॉइंट्स देते जाना है। ये आ गया 3 पॉइंट लोअर एक्सट्रीम, इसका अपर एक्सट्रीम 3 पॉइंट, इसका मीन 4, एक्सट्रीम 5, मीन 6 एंड ये 7। इसी तरह इसके भी पॉइंट ये 1, ये 2, ये 3, 4, ये 5, ये 6 और ये 7। अब यहाँ पर देखें क्रस्ट से मीट कर रहा है 1 पॉइंट के ऊपर, आप देखें सॉरी क्रस्ट ट्रफ से मीट कर रहा है, क्रस्ट मीट्स ट्रफ, तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड 0। 3 पॉइंट को देखें तो ट्रफ क्रस्ट से मीट कर रहा है, ये दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0। यहाँ पर 5 पॉइंट पे भी अपोजिट इंटरेक्शन है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0। 7 पे भी अपोजिट इंटरेक्शन तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0। सिमिलरली 2 दोनों की मीन पोजीशन है, 4 दोनों की मीन पोजीशन, 6 दोनों की मीन पोजीशन, तो दीज पॉइंट्स आर शोइंग 0 डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो आपको पहली लाइन नजर आ रही है 1 3 5 7, दीज आप इन सबको बाकियों को आपने खुद इसी तरह कंपेयर करना है ऑनवर्ड, ये आपका काम है। 1 3 5 7 तमाम के ऊपर ऑलवेज एट रेस्ट 0 डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर 2 4 6 अंडर सर्टेन कंडीशंस जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं, बट अदर पॉइंट्स भी ये वाले भी और ये वाला भी ऑसिलेटिंग होंगे। तो यहाँ से आपको जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी ये इस तरह की आपको एक रिजल्टेंट वेव मिलेगी, और उसके ऊपर हमने कुछ जर्नल इस तरह के पॉइंट्स को हमने देखा, अंडरस्टैंड किया। ठीक होगी बात। अब यहाँ से ये जो पॉइंट है जो परमानेंटली जैसे 1 3 5 7 है, ये बेसिकली अगर हम देखें ना तो ये बेसिकली आपके पास ये वाला पॉइंट जो है ये 1 पॉइंट है, ये बेसिकली पॉइंट है 3 पॉइंट है, ये बेसिकली 5 पॉइंट है। तो ये परमानेंटली क्या शो कर रहे हैं 0 डिस्प्लेसमेंट, यानी थ्रू आउट इनका डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 है। तो 1 3 5 7 आर दी पॉइंट्स जो परमानेंटली 0 डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं, उनको हम नाम देते हैं नोड्स का। और ये जो पॉइंट थे, जैसे ये वाला पॉइंट 2 पॉइंट था, ये पहली वेव और ये दूसरी वेव का 2 पॉइंट हमारे पास है, ये सिमिलरली हमारे पास 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट, जैसे ये वाला पॉइंट था ना, आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये बेसिकली वो पॉइंट हैं जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं। ये आपको नज़र आ रहा है 1 3 5 7 0 डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं, तो 2 4 6 क्या शो कर रहे हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो वो पॉइंट जो 0 डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं उनको हम नोड्स का नाम देते हैं, और वेव के ऊपर वो पॉइंट जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं दे आर नेम्ड एज एंटी नोड्स। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द पार्ट ऑफ द स्टेशनरी वेव विच डिस्प्लेसमेंट इज 0। ये वाला पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, दीज पॉइंट आर शोइंग 0, दिस एंड दिस पॉइंट आर शोइंग 0 डिस्प्लेसमेंट, सो दीज विल बी टर्म्ड एज नोड्स। एंड ये जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं, द पार्ट ऑफ स्टेशनरी इज एट विच डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, दीज आर कॉल्ड एंटी नोड्स। क्लियर की बात। उसके बाद अगर हम बात करें दो नोड्स के दरमियान डिस्टेंस की, तो यहाँ पर देखें तो ये एक आपके पास हाफ ऑफ द वेव एक तरह से कंप्लीट हो रही है। इन सिंपल अगर हम इसको रेफरेंस माने तो ये हमारे पास क्या हो रही है, एक हाफ ऑफ द वेव कंप्लीट हो रही है। तो दो कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान जो पाथ होता है, जो पाथ है वो λ/2 होता है। सिमिलरली ये एक एंटी नोड है और ये एक एंटी नोड है। इन दो के दरमियान का जो फासला होगा, इन दो का जो आपस में इंटरेक्शन होगा, फासला होगा, दैट विल आल्सो बी λ/2, क्योंकि ये एक आप देख रहे हैं कि लोअर एक्सट्रीम से एक एक्सट्रीम तक जा रहा है, तो हाफ ऑफ द वेव कंप्लीट होगी। तो यहाँ से हम देखते हैं जी डिस्टेंस बिटवीन 2 नोड्स एंड 2 एंटी नोड्स। कोई भी कंसेक्टिव नोड्स हो, यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव नोड्स एंड एंटी नोड। किसी भी दो कंसेक्टिव नोड्स और एंटी नोड्स के दरमियान फासला λ/2 होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो किसी भी दो नोड्स एंड एंटी नोड्स के दरमियान फासला λ/2, तो फिर नोड और एंटी नोड के दरमियान कितना होगा, ये एक नोड है, एक एंटी नोड है। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर मीन से हम जा रहे हैं एक्सट्रीम तक, तो क्वार्टर ऑफ द वेव कंप्लीट हो रही है। तो नोड और एंटी नोड के दरमियान कितना होगा, λ/4 डिस्टेंस होगा। तो किसी भी दो नोड्स या एंटी नोड्स के दरमियान जो कंसेक्टिव हों वो फासला है λ/2, और किसी भी दो नोड्स या किसी भी दो एंटी नोड्स के दरमियान डिस्टेंस λ/4। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में यूज करेंगे। होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा।
नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी बुक में भी मेंशन है ये पैराग्राफ जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वाई स्टेशनरी वेव्स आर नेम्ड सो, स्टेशनरी वेव्स को स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स हम क्यों कहते हैं। वाई स्टेशनरी वेव्स डज नॉट ट्रांसफर एनर्जी, ये दोनों एक ही आपका एक तरह से क्वेश्चन है कि स्टेशनरी वेव्स एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करती, क्यों नहीं करती। पहला पॉइंट, स्टेशनरी वेव्स को ये नाम क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं करती, इसलिए हम इन वेव्स को स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स का नाम देते हैं। पॉइंट इज़ ये एनर्जी को ट्रांसफ़र क्यों नहीं करती। तो यहाँ से हम रीडिंग कर लेते हैं, एनर्जी इन अ वेव बिकॉज मूव ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम। हम पढ़ चुके हैं एनर्जी कब ट्रेवल करेगी, जब मीडियम के पार्टिकल मूव करेंगे। यहाँ पर हमने कहा कि कुछ पॉइंट्स हैं जो परमानेंटली ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं और कुछ पॉइंट हैं जो परमानेंटली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं, लाइक दीज पॉइंट्स। तो ये तो एक तरह से अपनी जगह पर ही मौजूद हैं, ये ऑसिलेट तो नहीं कर रहे, तो एनर्जी भी ट्रांसफ़र नहीं होगी। द नोड ऑलवेज रिमेन एट रेस्ट, नोड रेस्ट पर रहते हैं, सो एनर्जी कैन नॉट फ्लो पास्ट दीज पॉइंट, इन पॉइंट्स को एनर्जी फ्लो नहीं कर पाती, रेस्ट पर जो होंगे हमेशा। एनर्जी रिमेन स्टैंडिंग इन द मीडियम बिटवीन नोड्स although it alternates between potential and kinetic form। वो कहता है ना कि आपके पास ये पॉइंट ये है कि नोड और एंटी नोड जब रिजल्टेंट वेव होती है, जब स्टेशनरी वेव बनती है, हम उस स्टेशनरी वेव्स की रिजल्टेंट जो वेव बन रही है उसकी बात करें, यानी ये वेव 1 और वेव 2 का इंटरेक्शन के नतीजे में जो स्टेशनरी वेव बनी, उस वेव में ये जो नोड होगा ये रेस्ट पे रहेगा। और आपको पता है जब आपकी मीन पोजीशन होगी, चैप्टर 7 में हमने पढ़ा था, मीन पोजीशन के ऊपर हमेशा होती है काइनेटिक एनर्जी और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर हमेशा क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो नो पॉइंट इज के नोड इज ऑलवेज एट रेस्ट एंड एंटी नोड इज ऑलवेज एट मैक्सिमम पोजीशन। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन ये एक दूसरे के साथ फ्लो नहीं कराएंगे, यानी ये काइनेटिक पोटेंशियल में और ये पोटेंशियल काइनेटिक में कभी ट्रांसफर नहीं होगी। When the node all anti-nodes are all at extreme position, the energy is wholly potential। और जब नोड्स होंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तो एनर्जी इज होली काइनेटिक। दे अपनी एनर्जी को मेंटेन रखेंगे बट एक दूसरे में एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, इसलिए ये एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। और पॉइंट ये है कि दैट इज़ वाई दीज आर नेम्ड एज स्टेशनरी वेव्स। तो ये एक जनरल टॉपिक था, मैंने कोशिश की है कि आपको समझ आए, कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप इसको ज़रूर डिस्कस कर लेंगे। स्टेशनरी वेव्स के कंसेप्ट को कंटिन्यू करते हैं और टॉपिक पढ़ते हैं जी, स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। हमने अब स्टेशनरी वेव्स को प्रोड्यूस करना है एक स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर। अब ये कंसेप्ट इसके साथ पढ़ाने का मकसद ये है कि ये क्योंकि बेसिक हम पढ़ चुके हैं तो आपको अच्छे तरीके से ये टॉपिक समझ आएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें हमने डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन को पढ़ना है। पहले यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन को मैथ प्रोड्यूस करने का पहला तरीका। तो हमने क्या कंसिडर करना है, कंसिडर स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L which is kept stretched by clamping at its end so that the tension in the string is F। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, लाइक ये आपको एक स्ट्रिंग, इस तरह एक स्ट्रिंग है सिंपल, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ हमारे पास है L, हमने क्लैम्प किया हुआ है, इसको दो एंड्स के ऊपर फिक्स किया हुआ है ताकि ये टेंशन की फॉर्म में, और इसमें जो टेंशन है वो F है। हमने इसके अंदर क्या करना है, स्टेशनरी वेव्स को प्रोड्यूस करना है। अब फर्स्ट मोड की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट मोड की जब मैं बात करूँगा तो मैं इसको प्लग करूँगा आपके पास हाफ ऑफ द लेंथ से, ठीक होगी बात। द स्ट्रिंग विल, अब इसको मैं कहाँ से प्लग करूँगा, ये मेरे पास है ये वाला पॉइंट, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ यहाँ पर मेंशन है कितनी है L। मैं इसको सेंटर से प्लग करके बेसिकली एक्सट्रीम पोजीशन पर लाया, सेंटर से प्लग किया, इसको खींच के ऊपर ले आया। जब खींच के ऊपर ला के छोड़ूंगा तो दो वेव्स प्रोड्यूस होंगी, एक इस तरफ ट्रैवल करेगी और एक दूसरी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। नाउ ये दोनों वेव ट्रैवल कर रही है स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम। रेयर मीडियम से ट्रैवल करती हुई डेंसर मीडियम के साथ टकराई, जब डेंसर मीडियम के साथ टकराएंगी तो बाउंस बैक हो जाएंगी, ये भी और ये भी। जब ये बाउंस बैक होंगी तो दो वेव्स ट्रैवल कर रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, इनका आपस में कौन सा फिनोमेना होगा, सुपरपोजिशन का, और क्या बनाएंगी, स्टेशनरी वेव्स। फिर ट्रैवल करती हुई यहाँ से बाउंस बैक होंगी तो ट्रफ गए थे तो क्रस्ट वापस आ जाएंगे, तो कॉन्टिन्यूसली ये फिर इस तरह वाइब्रेट करती रहेंगी। जो रिजल्टेंट डायग्राम हमें कुछ ऐसी नज़र आएगी, ये इस तरह की आपको एक रिजल्टेंट डायग्राम नज़र आ रही होगी। अब यहाँ से हमने क्या किया, स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस कर दी और जो लेंथ L थी उसको हमने नोड्स और एंटी नोड्स में डिवाइड कर दिया।
ये वाले पॉइंट हैं एंड वाले पॉइंट जो मैक्सिमम जीरो डिस्प्लेसमेंट, कॉन्टिन्यूसली जीरो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे होंगे, और ये वो पॉइंट होगा जो कॉन्टिन्यूसली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा होगा। तो टोटल जो लेंथ है वो नोड्स और एंटी नोड्स में डिवाइड हो चुकी है। और अभी हमने पढ़ा दो नोड्स के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है, वो आपके पास λ/2 होता है। इसका मतलब लेंथ बन चुकी है L इज इक्वल टू λ1/2। तो लेंथ λ1 इसलिए लिखा फर्स्ट मॉड के लिए, तो L इज इक्वल टू λ1/2, L इज इक्वल टू λ1/2। यहाँ से फिर क्या होगा, ये 2 उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो वेवलेंथ आ जाएगी λ1 इज इक्वल टू 2L। इसको मैं लिख देता हूँ 2L/1। 2L/1 करने के बाद नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करनी है फ्रीक्वेंसी। तो फार्मूला यूज करेंगे V इक्वल टू एफ लैम्डा। तो यहाँ से F इक्वल टू आ जाएगा V/λ, और फर्स्ट मॉड के लिए F1 इक्वल टू V/λ1। अब यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर लिखा F1 इज इक्वल टू V/λ1। V को हमने V1 नहीं लिखा, V कांस्टेंट होगा, क्यों, इसको अभी हम पढ़ते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ λ1, तो ये आ जाएगा F1 इज इक्वल टू V आ गया एज इट इज, λ1 की जगह आ गया 2L। तो जैसे मैंने, ये हमारे पास आ गई वेवलेंथ फॉर फर्स्ट मॉड, λ1 इज इक्वल टू 2L/1। ये फ्रीक्वेंसी आ चुकी है 2V/2L। इसको मैं नाम दे देता हूँ 1V/2L का। ये हमने फर्स्ट मॉड के लिए वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर लिया। स्पीड ऑफ द वेव, जो हमने कहा था ना कि स्पीड, ये v को हमने कांस्टेंट रखा, जिस स्पीड के साथ ये वेव मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही होगी, उसकी स्पीड का फार्मूला है v इज इक्वल टू √f/m, वेयर f इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, और ये जो m है ये है मास पर यूनिट लेंथ। इसकी डेरिवेशन नहीं है, हमने इसको एज इट इज याद रखना है। अब हमने क्योंकि टेंशन इन द स्ट्रिंग को कांस्टेंट रखा, मास पर यूनिट लेंथ भी कांस्टेंट था, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ से f/m, ये आपके पास f1 है, तो इस फार्मूले में अगर हम वैल्यू पुट करें f1 इज इक्वल टू V/2L, ये जो हमने लास्ट पे फार्मूला देखा, f1 इज इक्वल टू V/2L, तो यहाँ से V/2L, V की जगह हमने क्या पुट कर दिया, √f/m/2L, तो ये बन गया f1 is equal to 1/2L into √f/m. This is known as fundamental frequency. This frequency is known as fundamental frequency, यानी बेसिक फ्रीक्वेंसी यही है आपके पास, जो मिनिमम, जो आपकी इस मिनिमम, इस लेंथ से मिनिमम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो सकती है, दैट इज द बेसिक फ्रीक्वेंसी। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करते हैं जी। वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करने का सेकंड मेथड, यहाँ पर बच्चों हमने क्या किया था, मिड से प्लग किया था 1/2 ऑफ द लेंथ से। नाउ वी आर गोइंग टू प्लग दिस फॉर दिस स्ट्रिंग फॉर द सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन बाय 1/4 ऑफ लेंथ। 1/4 ऑफ लेंथ से प्लग करेंगे, यहाँ पर लाएंगे, तो अगेन 2 वेव्स प्रोड्यूस होंगे, रिलीज करेंगे, तो एक वेव जाएगी इस डायरेक्शन में, दूसरी वेव, अब क्योंकि आपने लेंथ को कम कर दिया तो वेव लेंथ भी कम हो जाएगी। दूसरी वेव कुछ इस तरह ट्रैवल करती हुई दूसरे एंड की तरफ जाएगी, यहाँ से ये फिर क्या होगी, बाउंस बैक होगी, यहाँ से बाउंस बैक होगी, ये क्योंकि आपके पास रेयर से डेंसर में जा रही है तो फेज शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से जब ये बाउंस बैक होगी तो इसका भी फेज शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह 2 वेव्स ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, इंटरेक्शन होगा, और इंटरेक्शन के तौर पे आपको इस तरह की एक लूप मिल रही होगी। नाउ यहाँ पर जो नोड बन रहे हैं, एंटी नोड्स बन रहे हैं, यहाँ पर 2 एंटी नोड्स आपके पास बन रहे हैं, वन इज दिस एंटी नोड एंड अदर वन इज दिस, एंड नोड्स की तादाद कितनी है, 1, 2 एंड 3, दीज आर 3 नोड्स। अगर हम यहाँ पर देखें, ये एक नोड और ये एक नोड, इन दोनों के दरमियान फासला कितना, λ2/2, दिस नोड एंड दिस नोड के दरमियान फासला λ2/2, तो व्हाट विल बी द टोटल लेंथ, टोटल लेंथ इज डिवाइडेड इनटू λ2/2 प्लस λ2/2, तो λ2/2 प्लस λ2/2, ये बन जाएगा आपके पास λ2 प्लस λ2/2, 2λ/2। इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ, ये इक्वेशन आगे हम यूज करने वाले हैं। तो L इज इक्वल टू 2λ2/2, तो लेंथ इज इक्वल टू λ2 सिंपल आ गई। नेक्स्ट हमारे पास बन जाएगा F2 इज इक्वल टू V/λ2, F2 इज इक्वल टू V/λ2, V तो कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी का वही फार्मूला है, F इज इक्वल टू V/λ, तो F2 इज इक्वल टू V/λ2। यहाँ पर हमने क्या किया, λ2 की ये वैल्यू पुट की, 2λ2, यहाँ से ये बेसिकली हमारे पास, बल्कि इसको हम अंडरलाइन नहीं करेंगे, इसको अंडरलाइन करते हैं क्योंकि ये तो उधर शिफ्ट हो जाएगा ना, हमें तो λ2 चाहिए, तो ये बन जाएगा 2L/2, λ2 इज इक्वल टू 2L/2। नहीं समझ आई, मैं दोबारा समझा देता हूँ भाई,
हुआ क्या, ये 2 इधर शिफ्ट हुआ तो ये बन गया 2l, ये 2 नीचे जाके डिवाइड हो गया तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2l/2। तो फ्रीक्वेंसी के लिए v ओवर लैम्डा 2 की जगह ये पुट किया 2l/2, तो ये 2l/2 जो नीचे था इज इक्वल टू ये बना था ना v ओवर 2l/2, ये 2 ऊपर चला गया तो ये बन गया आपके पास 2v/2l, 2v/2l। ये फार्मूला हमारे पास एक आ गया, तो यहाँ से आ गया f2 इज इक्वल टू 2f1। ये क्यों आया, क्योंकि v/2l किसकी इक्वल है, f1 की इक्वल है, ये हमने निकाला हुआ है। v/2l किसकी इक्वल है, f1, तो f2 इज इक्वल टू 2f1 हमारे पास यहाँ पर आ गया। ये कहता है कि जब स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगी इन 2 लूप, अब ये देखें 2 लूप बन रही है, एक ये वाली और एक ये वाली, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी और वेवलेंथ आपके पास हाफ हो चुकी है। ये जो आई थी वेवलेंथ 2l/2। क्विकली जाते हैं जी थर्ड मॉड ऑफ वाइब्रेशन की तरफ। थर्ड मॉड ऑफ वाइब्रेशन में हमने क्या किया, यहाँ से प्लग किया 1/6 थे, जब 1/6 से प्लग किया तो उसी तरह वेवलेंथ बहुत शॉर्ट हो चुकी है, तो अब हमारे पास एक की बजाय कितनी लूप्स प्रोड्यूस होंगी, 3 लूप्स प्रोड्यूस होंगी। अब इसको कर लेंगे, उम्मीद है समझ आ चुकी है। ये नोड, ये नोड, ये नोड, 3 लूप्स बने यहाँ पर, तो 1 2 3 4 नोड्स बने एंड 3 एंटी नोड्स बने। तो इन 2 नोड्स के दरमियान ये n1 और n2 नोड इसको कह लीजिए, इनके दरमियान फासला लैम्डा 3/2, 3 फॉर द थर्ड मॉड, लैम्डा 3/2, दिस नोड एंड दिस n3 नोड लैम्डा 3/2, ये नोड और इस नोड के दरमियान फासला लैम्डा 3/2। ये तीनों लैम्डाज ऐड हो गए तो l इज इक्वल टू लैम्डा 3/2 प्लस लैम्डा 3/2 प्लस लैम्डा 3/2। जब ये तीनों लैम्डाज आपस में ऐड हुए, लैम्डा 3/2 प्लस लैम्डा 3/2 प्लस लैम्डा 3/2, ये जो टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग थी अब वो 3 λ/2 में डिवाइड हो चुकी है, तो ये टोटल बन जाएगा l इज इक्वल टू 3 λ 3/2। तो यहाँ से सिंप्लीफाई किया, ये 2 उधर शिफ्ट हो गया तो ये 2l बन गया और 3 से डिवाइड हो गया तो लैम्डा 3 इज इक्वल टू 2l/3। फ्रीक्वेंसी के लिए उसी तरह, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमारे पास आपको पता है, थर्ड मॉड के लिए बन जाएगा f3 इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा 3, v ओवर लैम्डा 3। तो f3 इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा 3, v ओवर 2l/3, वैल्यूज पुट कर दी तो ये बन गया 3 इंटू v ओवर 2l, फार्मूला आ गया एंड सिंपली f3 इज इक्वल टू 3f1। क्लियर हो गई बात, क्योंकि v ओवर 2l किसकी इक्वल है, f1 के, तो f3 किसकी इक्वल आ गया, 3f1 के। अब यहाँ से हम देखते हैं जी, ये तो हमारे पास मॉड्स आ रहे हैं, सिंपल रिलेशन की तरफ आते हैं, जनरल मॉड nth मॉड की तरफ। तो फर्स्ट मॉड में एक लूप बनी, सेकंड मॉड में 2 लूप्स बनी, थर्ड मॉड में कितनी लूप बनी आपके पास, 3 लूप बनी। तो nth मॉड में कितनी लूप्स बनेगी हमारे पास, कोई भी जनरल होगा, nth का मतलब है जनरल नंबर, 4 5 6 अप टू सो ऑन कोई भी, तो कितनी लूप्स बनेगी हमारे पास, nth मॉड में हमारे पास n लूप बनेगी। नेक्स्ट, पहले मॉड में वेवलेंथ जो आई लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2l/1, दूसरे मॉड में वेवलेंथ आई लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2l/2, तीसरे मॉड में आई 2l/3। यानी अगर आप कोई भी मॉड ले रहे हैं तो पहले में 2l तो ऊपर था, दूसरे में भी 2l ऊपर था, तीसरे में भी 2l ऊपर था, चौथे में भी इसका मतलब 2l ऊपर होगा, लेकिन नीचे क्या था, पहले मॉड में 1 था, दूसरे मॉड में नीचे 2 था, तीसरे मॉड में 3 था, तो nth में क्या होगा, लैम्डा 2l, लैम्डा n इज इक्वल टू 2l/n। ये हमारे पास जनरल फार्मूला आ गया। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो f1 इज इक्वल टू 1v/2l, दूसरे में 2v/2l, थर्ड मॉड में 3v/2l, तो यहाँ पर nth मॉड में क्या आ जाएगा, fn इज इक्वल टू nv/2l। ये एक जनरल फार्मूला आ गया फॉर nth मॉड। नेक्स्ट, पहले मॉड में थी फ्रीक्वेंसी f1, दूसरे में क्या आई थी 2f1, तीसरे में क्या आई थी 3f1, तो nth मॉड में क्या आ जाएगी, fn इज इक्वल टू nf1। तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी मॉड दे दिया जाए, ये जनरल फार्मूलाज है, मैं 10th मॉड कहता हूँ, 11 मॉड कहता हूँ, आपको ये 4 फार्मूलाज याद हों तो आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट तो आते हैं जी पॉइंट्स की तरफ। इट इज़ क्लियर दैट द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन मोर एंड मोर लूप, इट्स फ्रीक्वेंसी गोज ऑन इंक्रीजिंग। क्लियर है हमारे पास कि आपके पास जैसे जैसे नंबर ऑफ लूप्स बढ़ेंगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, और वेवलेंथ क्या होना शुरू हो गई थी, कम होना शुरू हो गई थी। The above discussion clearly established that the stationary waves have a discrete set of frequencies. Frequencies specific होती हैं f1 2f1 3f1 up to so on nf1,
और ये फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल होती हैं। द फर्स्ट हार्मोनिक इज ओवरटोन, ओवरटोन भी इसके लिए टर्म यूज की जा सकती है, फर्स्ट ओवरटोन। F2 इज कॉल्ड सेकंड हार्मोनिक, F3 इज कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक एंड सो ऑन। ये हो गया हमारे पास। लास्ट पे आते हैं इसकी एप्लीकेशन की तरफ। इसके यूज़ कौन करते हैं, नॉर्मली इसको म्यूजिशियंस यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा एक वायलिन प्लेयर को या गिटारिस्ट को कि वो उसकी वायर्स को बार बार उसके ऊपर फिंगर से डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रहा होता है, उसको डिस्टर्ब कर रहा होता है और डिफरेंट एंड से प्लग करता है। वो डिफरेंट बेसिकली एंड से, यही डिफरेंट एंड से प्लगिंग है। कहीं 1/6 से प्लग करता है, कहीं 1/4 से प्लग करता है, कहीं 1/2 से प्लग करके डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करता है, डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड की फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करता है, जिसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं, म्यूजिक का नाम दे रहे होते हैं। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी को चेंज किया भी जा सकता है बाय चेंजिंग द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग ऑन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैन बी चेंज्ड अदर बाय वायरिंग द टेंशन, आप टेंशन को चेंज कर दें, और बाय चेंजिंग द लेंथ, या उसकी लेंथ को चेंज कर दें। तो टेंशन इन द गिटार एंड वायलिन स्ट्रिंग इज वेरिड बाय टाइटनिंग द पैग्स। आप वायर को टाइट कर दें, पैग्स होते हैं उसके ऊपर, उनको घुमा के आप वायर्स को टाइट कर दें, तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है ना, NV/2L। तो लेंथ चेंज होगी तो भी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, टेंशन चेंज होगी तो स्पीड चेंज होगी, तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को चेंज करके डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिक को प्रोड्यूस करते हैं। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आज हमने पढ़े हैं, आसान टॉपिक नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, आपको 1 या 2 बार इस लेक्चर को सुनना पड़ेगा, तब जाके ये लेक्चर्स आपको क्लियर होंगे। तो कोशिश करें इनको आप अच्छे से तैयार करें और बार बार इनको लिख के तैयार करें, तब ये आपको क्लियर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।